हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से प्रभावित रहे और अब प्रयागराज की स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी है। हम लोग अब क्रमवार रूप में अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सब लोग एक साथ मिल बैठकर आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को यथावत क्रम के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे प्रिय बच्चों, इतिहास का जो पोर्शन है उसे हम उत्तरकालीन मुगल शासक यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल शासकों के संदर्भ में ठीक ढंग से अध्ययन किया, विशेषकर जो हमारे और आपके लिए परीक्षोपयोगी रहे और उसमें हम लोगों ने अच्छी महारत हासिल की। पिछली वीडियोस का यदि हम गहनता के साथ अध्ययन करें तो इस बात की जानकारी मिलती है 1760 से लेकर आगे जितने भी शासक हुए, कोई अयोग्य था तो कोई लंपट है तो कोई रंगीला है तो कोई पद की लालसा में शासन व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रखा है। और ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतन होना लाजमी है। मुगल साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी नजर आता है। और ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि हम बहुत पहले आप लोगों से बातचीत कर चुके हैं, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हो चुका है और अंग्रेज इस बात या इस तथ्य को ध्यान में रखे हुए हैं कि हमें कब अवसर मिले यहाँ पर हम अपनी कोठी स्थापित करें, यहाँ पर हम दुर्ग स्थापित करें, इस बात के फिराक में है। और उनको उत्तरकालीन मुगल शासकों की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो अयोग्य शासक हैं, उनसे अंग्रेज अच्छा फायदा उठाते हैं, भारत में कोठियों की स्थापना करते हैं, अपना आधिपत्य जमाते हैं, छोटे छोटे प्रांत स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। राजा ही जब कमजोर हो गया, राजा ही जब अयोग्य साबित हुआ, तो प्रांतपति हो या दीवान हो, XYZ कोई भी हो, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहा। और उस स्वतंत्रता की कड़ी में उत्तरकालीन मुगल शासकों के बाद आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक की बात करने चल रहे हैं वह होगा बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब, साथ ही साथ अंग्रेज। बंगाल के नवाबों को अंग्रेजों ने कैसे अपना पर्दा डाला और उनसे फायदा उठाया और उनको इधर उधर करके अपने साम्राज्य का विस्तार और आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ अंग्रेज भारत में अपना पहला कदम रखेंगे। इसके बाद दूसरा कदम, जो कि बक्सर का युद्ध है, दूसरा कदम उनका होगा और उस स्थल पर उन्होंने अपने जड़ें मजबूत किया। लेकिन प्यारे प्रिय बच्चों, ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा हम गहराई से बात करेंगे। अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन उन अंग्रेजों को भारत के राजाओं ने
शासकों ने एक ऐसा अवसर दिया कि वे यहां पर रुकना, बसना और टिकना शुरू कर दिए और एक ऐसी स्थिति आई कि हम उनके गुलाम हो गए। हम उनके बताए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। यह सब कुछ भारत के कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे नवाब हुए जिन्होंने भारत के साथ विश्वासघात किया, गद्दारी की, वह भी किसके लिए? पद की लोलुपता, पद की लालसा में देश के साथ विश्वासघात किया और देश, इंडिया, भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा और फंसता चला गया और हम लोग गुलाम हो गए। तो प्यारे प्रिय बच्चों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल शासक अयोग्य साबित होते हैं और उनकी अयोग्यता का फायदा छोटे छोटे प्रांतपति और अंग्रेजों ने उठाया और हम उनके गुलाम हुए। तो आइए अब हम, ये तो सामान्य स्तर की जानकारी रही, आप ठीक ढंग से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और अब आइए हम लोग देखें कैसे कौन सी चीज हमारे और आपके लिए अति महत्वपूर्ण, खासकर जो है एसआई या इस तरह की ढेर सारी डिफेंस से रिलेटेड तमाम परीक्षाओं को। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। औरंगजेब ने अपना दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। अपनी मृत्यु के पहले औरंगजेब ने अपना दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। जो संदर्भ मैंने आपसे अभी अभी बात किया, उस संदर्भ को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, अपने आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। औरंगजेब अपना दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि मुर्शिद कुली खां उत्तरकालीन मुगल शासक मुर्शिद कुली खां मोहम्मद शाह के
समय बंगाल का नवाब बना। नवाब बना। अब भाव क्या बनता है, सवाल क्या निकलता है जो आपकी परीक्षा में आएगा, उसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं। बंगाल का संस्थापक कौन हुआ? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ये बात हो गई। अब आइए हम लोग मुर्शिद कुली खां के संदर्भ में जानकारी लें। मुर्शिद कुली खां से तात्पर्य है 1713 से 1725। ठीक है। मुर्शिद कुली खां के समय के समय जमींदारों के 3 विद्रोह होते हैं। तीन विद्रोह। पहला है सीताराम राय का विद्रोह। एक बात हो गई। दूसरी बात, उदय नारायण और तीसरा विद्रोह था गुलाम मोहम्मद का विद्रोह। ठीक। इसके समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका से मुर्शिदाबाद किया। एक बात। और दूसरी बात, मुर्शिद कुली खां ने एक काम और किया, इजारेदारी
बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई परीक्षा के लिए। इजारेदारी, इजारेदारी प्रथा यानी कृषि ऋण, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का संस्थापक, मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान और उत्तरकालीन मुगल शासक मुहम्मद शाह के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बनने के बाद मुर्शिद कुली खां के समय जमींदारों के 3 विद्रोह होते हैं। पहला है सीताराम राय का विद्रोह, दूसरा है उदय नारायण राव का विद्रोह, तीसरा है गुलाम मोहम्मद का विद्रोह। ये तीनों विद्रोह होते हैं जरूर बच्चों, लेकिन यह विद्रोह जो हो रहे हैं यह विशेष परीक्षाओं के लिए है, लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां बनाया, मुर्शिदाबाद को बनाया। और मुर्शिद कुली खां को इजारेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा का जनक या इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इजारेदारी प्रथा से तात्पर्य है तकावी ऋण, तकावी ऋण से तात्पर्य है कृषि ऋण। तो बच्चों इसे आप तुरंत स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद हम तुरंत मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बनेगा उसके संदर्भ में बात करते हैं। तुरंत आप 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसे हटा रहा हूं। मुर्शिद कुली खां के बाद जो अगला नवाब आ रहा है उसका नाम है शुजा खां या शुजाउद्दीन। सत्रह सौ 25 से 1739। शुजा खां मुर्शिद कुली खां का
मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ठीक, बस इतना ही। और शुजा खां के बाद में जो अगला नवाब आएगा उसका नाम है सरफराज खां। सरफराज खां। सरफराज खां से तात्पर्य है 1739 और 40। सरफराज खां के समय सरफराज खां के समय गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध कब होता है? 1740 में। सरफराज खां व अलीवर्दी खां के बीच होता है। अलीवर्दी खां के बीच हुआ, जिसमें सरफराज खां मारा गया। अगला नवाब कौन बनेगा? अलीवर्दी खां। ध्यान देना पर, मुर्शिद कुली खां के बाद शुजा खां या शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। और शुजाउद्दीन या शुजा खां मुर्शिद कुली खां का दामाद था। शुजा खां के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। 1739 से 40 के बीच में सरफराज खां के समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछा जा सकता है, गिरिया का युद्ध कब हुआ या किनके बीच हुआ? सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां के बीच गिरिया का युद्ध होता है और इस युद्ध में सरफराज खां मारा गया और अगला नवाब अब बनेगा अलीवर्दी खां। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, तुरंत हम अलीवर्दी खां के बारे में बात करते हैं। अलीवर्दी खां
अली वर्दी खां। अली वर्दी खां से तात्पर्य है 1740 से लेकर 1756। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां अली वर्दी खां मुहम्मद शाह, मुगल शासक, मुगल शासक मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह को 2 करोड़ 2 करोड़ घूस देकर बंगाल का नवाब बना। नवाब बना। भविष्य में नजराना, नजराना से तात्पर्य है भेंट। भविष्य में नजराना देने की बात भी स्वीकारा, लेकिन नजराना नहीं लिया। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अली वर्दी खां 2 करोड़ रुपया उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को दे करके बंगाल का नवाब बना। आइए, ये तो बेसिक बात हो गई। आपकी परीक्षा में आएगा क्या, आइए हम उसकी बात करते हैं। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां के पास पुत्र नहीं थे। पुत्र नहीं थे। इनके पुत्र नहीं थे, केवल 3 पुत्रियां थीं। 3 पुत्रियां थीं और बड़ी पुत्री का विवाह, बड़ी पुत्री घसीटा बेगम, घसीटी बेगम है। बड़ी पुत्री का क्या नाम था? बड़ी पुत्री घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब के साथ होता है। ढाका के नवाब के साथ।
दूसरी पुत्री दूसरी पुत्री दूसरी पुत्री का नाम था मायमुना बेगम। मायमुना मायमुना बेगम मायमुना बेगम का विवाह पूर्णिया पूर्णिया के नवाब के साथ होता है। और तीसरी पुत्री या आप कह सकते हैं सबसे छोटी पुत्री सबसे छोटी पुत्री सबसे छोटी पुत्री आमीना बेगम का विवाह पटना के नवाब के साथ। ठीक है, एक काम की चीजें आपकी रही। अलीवर्दी खां के पास कोई पुत्र नहीं था, इसके पास केवल 3 पुत्रियां थी। बच्चों, ये तो बेसिक चीज मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए बात पर। अलीवर्दी खां के संदर्भ में इसमें आप पढ़ रहे हैं। अलीवर्दी खां के पास पुत्र नहीं था। सवाल उठता है उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पुत्र नहीं थे, इसके पास केवल 3 पुत्रियां थी। और सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम थी, और घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब के साथ होता है। ढाका के नवाब के साथ होता है। और दूसरी पुत्री मायमुना बेगम थी, और इसका विवाह पूर्णिया के नवाब के साथ होता है। और तीसरी पुत्री या सबसे छोटी पुत्री का नाम था अमीना बेगम। अमीना बेगम का विवाह पटना के नवाब के साथ होता है। अफसोस की बात तो ये है, या दुख की बात तो ये है कि अलीवर्दी खां के समय ही इन तीनों पुत्रियों के पति यानी अलीवर्दी खां के जो दामाद थे वे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अलीवर्दी खां के दामाद यानी घसीटी बेगम के पति, मायमुना बेगम के पति और अमीना बेगम के पति, इसके जिंदा रहते ही तीनों दामाद खत्म हो जाते हैं। और दामाद खत्म होने के बाद अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और अलीवर्दी खां अपनी मृत्यु के पहले अपनी सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। यानी अलीवर्दी खां ने अपने दौहित्र पुत्र, ध्यान दीजिएगा हिंदी की मीनिंग है, दौहित्र पुत्र से तात्पर्य है जब लड़की का लड़का, लड़की के लड़के को क्या कहा जाता है, दौहित्र पुत्र। यानी अलीवर्दी खां अपने दौहित्र पुत्र, तात्पर्य अपनी सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बच्चों अब आइए
हम सिराजुद्दौला, क्योंकि मरने के पहले अली वर्दी खां अपने सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम के लड़के सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तुरंत स्क्रीनशॉट करें, हम आगे बढ़ें। सिराजुद्दौला से तात्पर्य हमारा है 1756 से 1757। आइए, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला मुर्शिद कुली खां सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र यानी दौहित्र अच्छा, ये बात हो गई। सिराजुद्दौला, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, जिसको कि हम दौहित्र पुत्र के नाम से जानते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसके विरोध में कौन कौन लोग आते हैं? सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसके विरोध में कौन कौन लोग आते हैं? सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर किन लोगों ने विरोध किया? ठीक है, आइए, सबसे पहला विरोध तो हुआ पूर्णिया के नवाब पूर्णिया के नवाब
पुत्र था शौकत, शौकत जंग का, शौकत जंग का। और दूसरा विरोध जो था घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम का जो है, घसीटी बेगम का एक दीवान था, घसीटी बेगम का दीवान राजबल्लभ, राजबल्लभ। राजबल्लभ। और तीसरा कौन थे? अंग्रेज। तो क्या होता है, पूर्णिया के नवाब का पुत्र शौकत जंग था, घसीटी बेगम का एक दीवान था राजबल्लभ, और अंग्रेज। अच्छा, तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में परास्त किया। मनिहारी, सिराजुद्दौला शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में परास्त किया, युद्ध में हराया। सिराजुद्दौला ने राजबल्लभ को अपनी तरफ मिला लिया, अपनी तरफ मिलाया। बचा कौन? अंग्रेज। जो है, इतना आप स्क्रीनशॉट करें। सिराजुद्दौला के पीरियड में अंग्रेज किस तरह से सामने आते हैं, हम बात कर रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करें। अंग्रेज। सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से मुठभेड़ नहीं चाहता था, लेकिन जब अंग्रेज बताए गए निर्देशों का दुरुपयोग करना शुरू किए, आदेशों का पालन करना वे अपनी तौहीनी महसूस करने लगे, तब सिराजुद्दौला को अगला कदम बढ़ाना ही पड़ा। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा, तुम लोग एक व्यापारी हो, व्यापार करने आए हो, व्यापार करके घर चले जाओ, और यहां पर कोठी, बस्ती, दुर्ग इत्यादि ढेर सारी चीजों को बनाने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिराजुद्दौला की बातों को अंग्रेजों ने नजरअंदाज किया, तब आखिरकार सिराजुद्दौला को कड़ा कदम उठाना ही पड़ा, जो उपयोगी है। ध्यान दे बात पर। 4 जून 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने
ने कासिम बाजार पर हमला किया। फिर 15 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला। फिर 20 जून को फोर्ट विलियम पर हमला किया। उस समय अंग्रेज गवर्नर अंग्रेज गवर्नर कौन था? ड्रेक था। और सेनापति नी चीन जो डर कर भाग गए। कहां भागे? उल्टा द्वीप भाग गए। उल्टा द्वीप भाग गए। अंग्रेज सिराजुद्दौला को अपमानित करने की साजिश रची। ऐसा कहा जाता है कि 18 गुणे 14 सेंटीमीटर के कमरे में 146 लोगों को 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में
कोठरी में बंद किया गया, बंद किया गया, जिसमें 123 लोगों की मौत, शेष 23 जिंदा। इन 23 में एक हालवेल भी था। हाँ, ध्यान दे बात पर। सिराजुद्दौला काफी हद तक बहुत समय तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब सीमा का उल्लंघन होने लगा तब सिराजुद्दौला 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर हमला बोला और 15 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला, फिर 20 जून को फोर्ट विलियम पर भी हमला किया। उस समय अंग्रेज गवर्नर ड्रेक हुआ करता था और उसका सेनापति जो था मिनीचीन था, जो डर करके कहां भाग गए, उल्टा द्वीप चले गए। अंग्रेजों का बहुत बड़ा अपमान हुआ। अंग्रेज अब सिराजुद्दौला को परेशान करने के लिए या अपमानित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू किए कि एक छोटे से कमरे में सिराजुद्दौला को दोषी ठहराने के लिए ऐसा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि 146 अंग्रेजों, सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद किया, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु होती है और 23 लोग जिंदा उसमें से निकलते हैं। और इन 23 लोगों में से एक अंग्रेज था जिसका नाम था हालवेल। इस घटना को आप इसे स्क्रीनशॉट करें, हम बताते हैं। इस घटना को टाइम बताइएगा कितना बचा है अभी। अरे क्या हो जाता है। यह घटना यह घटना 20 जून 1700 यह घटना 20 जून 1756 को घटी। इसे इतिहास में ब्लैक होल
अरे बाप रे।
मीर जाफर 1757 से 1760। देश के साथ विश्वासघात कर नवाब मीर जाफर बना। यह तभी तक नवाब रहा जब तक अंग्रेजों की बात मानी। कहने का मतलब क्लाइव की कठपुतली के रूप में काम किया। देश के साथ विश्वासघात कर नवाब मीर जाफर बना। यह तभी तक नवाब रहा जब तक अंग्रेजों की बात को माना। क्लाइव की कठपुतली के रूप में मीर जाफर ने काम किया। जब अगला कदम मीर जाफर बढ़ाता है और अंग्रेजों को यह उसकी बात अच्छी नहीं लगी, मीर जाफर को अपने पद से, अपने स्थान से हटना पड़ा और मीर जाफर के बाद में अगला नवाब जो आएगा उसका नाम है मीर कासिम। इसको आप इसमें शॉर्ट करें, उसके बाद हम मीर कासिम के बारे में बताते हैं। मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम ने सबसे पहले राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी
मुर्शिदाबाद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर स्थानांतरित किया, स्थानांतरित किया। पहली बात। दूसरी बात, मीर कासिम ने मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर व चटगांव की जमींदारी दे दी, जमींदारी दी। अगला बात, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग दस्तक से हमारा तात्पर्य क्या है? व्यापारिक चुंगी, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। आप समझ लें इसे, अंग्रेजों को फारुखसियर ने व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी और अंग्रेज व्यापारिक चुंगी का या दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। मीर कासिम ने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना किया, लेकिन अंग्रेज या व्यापारी मीर कासिम की बात को नहीं मानते हैं। वे उसी तरह से खुल्लम खुल्ला व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, दस्तक या चुंगी का इस्तेमाल नहीं किए। और मीर कासिम को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी दस्तक बराबर समानता के आधार पर दोनों लोगों को छूट दे देता है। जब दोनों लोगों को छूट दे दी गई, यानी भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी, इन दोनों लोगों को जब छूट दे दी गई तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि वाह, ये तो हमारा बहुत बड़ा अपमान है। जिस तरह से हम, उसी तरह से इंडियन मर्चेंट यानी भारतीय व्यापारी, तो श्रेष्ठता नाम की चीज ही नहीं रह गई। और अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया और यही विरोध, यही दस्तक का दुरुपयोग अगले युद्ध, बक्सर के युद्ध की पूर्व पीठिका बनती है, जो कि 1764 में हो रहा है। और अंग्रेजों की यह बात मीर जाफर को अच्छी नहीं लगी और अंग्रेज मीर कासिम को पद से हटा देते हैं। आइए अब हम लोग देखें, अगले नवाब मीर कासिम को हटाकर अब पुनः मीर जाफर को फिर गद्दी पर बैठाया जा रहा।
मीर कासिम अपने पद से हटा दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि उसने अंग्रेजों को और भारतीय इन दोनों व्यापारियों को समानता की निगाह से देखना शुरू किया, और यह समानता की निगाह अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। वे अपना अपमान समझे और अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को सिंहासन पर या नवाब के पद पर बनाया जाता है। और प्यारे प्रिय बच्चों, कल मैं बात करूंगा मीर जाफर दूसरी बार जो है नवाब बनेगा, और इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध होगा। और आप इस बात को देख ही चुके होंगे कि बक्सर के युद्ध की पूर्व पीठिका दस्तक का दुरुपयोग, व्यापारिक चिन्हों का दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से मीर कासिम को हटना पड़ा। अभी यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कल हम यही चीज आपके सामने प्रस्तुत कर जो है आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।